हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वी डिस्क्राइब व्हाट इज एटम। एटम क्या होते हैं, परमाणु बोलते हैं हिंदी में, एंड मॉलिक्यूल यानी कि अणु। तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर इट। एटम जो होते हैं किसी भी पार्टिकल्स की सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है, और उसको फिर से आगे अगर हम उसको ब्रेक डाउन करना चाहें तो वो ब्रेक नहीं हो सकती। तो ये आपके एटम की डेफिनेशन है। अलग अलग टाइम पे इन्होंने साइंटिस्ट ने इसका अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जैसे जैसे पता चलता गया। स्टार्टिंग में एटम्स के बारे में जो डिस्कशन दिया गया था वो फिलोसफर्स ने इसे आइडेंटिफाई किया था कि क्या होते हैं ये एटम्स। उन्होंने जो चीज़ देखी समझी और उसके बारे में अपनी राय लिखी और बता दिया कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा किसी भी पदार्थ के बनने का टुकड़ा होता है, और इसका नाम उन्होंने पदार्थ भी रखा। तो आपको याद रखना है इसकी डेफिनेशन कि एटम्स जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट की सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल्स की जो बना हुआ है वो एटम से ही बना है, और उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम कहलाएगा। नेक्स्ट जो एटम बाद में डिस्क्राइब किया गया है साइंटिफिक रूप से, वो किसने दिया था? इसे डिस्क्राइब किया था एंटोनी लेवोजियर ने। एंटोनी एल लेवोजियर जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं, यानी ये रसायन विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने सब अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टैब्लिश करके 2 लॉज इन्होंने दिए थे। एंटोनी लेवोजियर ने 2 नियम प्रतिपादित किए इन्होंने। फर्स्ट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो पहला नियम इसने दिया था वो था केमिकल कम्बिनेशंस का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ में एंटी लेवोजियर हमें क्या बता रहे हैं एटम के बारे में, कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में किस प्रकार ये पार्टिसिपेट करते हैं। एटम जो होते हैं वो एलिमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट्स होती है। तो देखिए बेटा इसमें इस लॉज में इन्होंने क्या बताया है। फर्स्ट तो इन्होंने डायग्राम लिया हुआ है, एक्टिविटी शो कर रहा है कि हम कोई भी 2 अगर कंपाउंड्स लेते हैं और उनका वेट मेजर कर लेते हैं। वेट मेजर इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर हमें देखना है कि जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शंस के बाद क्या इक्वल रहता है। तो यहाँ पर हमने ये दिखाया है, देखो एक्स और वाई 2 कंपाउंड लिए हैं। फर्स्ट में कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, सेकंड बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, थर्ड जो है लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, और इनकी क्वांटिटी दे रखी है। ये इन्होंने इसलिए रखी है कि ताकि हम रिएक्शन करने के बाद उसे मेज़र करें कि मास क्या चेंज होता है रिएक्शन के बाद। किसी भी अभिक्रिया को जब हम करवाते हैं तो जो अभिक्रिया करने वाले रिएक्टेंट का वेट मास और बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसके मास में क्या कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक्स यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और वाई सोडियम कार्बोनेट, इनमें से तीनों में से आप कोई भी एक लेके कर सकते हो। तो कोनिकल फ्लास्क लिया। कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद उसने सबसे पहले इस फ्लास्क में सॉल्यूशन एक्स और वाई दोनों को ले रखा है। तो कोनिकल फ्लास्क में हम वाई सॉल्यूशन को रखेंगे, और वाई जो एक्स सॉल्यूशन है उसे हम इस जो ट्यूब्स दिखा रखी बिल्कुल छोटी सी, जो इसको थ्रेड से बांध कर नीचे लटकाया हुआ है, पहले इसमें रिएक्शन नहीं होने देंगे, ऐसे ही रखेंगे। फिर बाद में क्या करते हैं, हमें अब इसको कोर्क से कवर्ड कर देते हैं कोनिकल फ्लास्क को, और फिर धीरे धीरे इसके अंदर जो हमने एक्स सॉल्यूशन लिया है वो वाई सॉल्यूशन के अंदर हम डिजोल्व कर देंगे। फिर से सुनो, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे। कोनिकल फ्लास्क में आपको वायु सॉल्यूशन जो होता है, वायु सॉल्यूशन में आपके हमने ये ले रखे, कोई और भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हम यही कंपाउंड्स ले, इसके अलावा दूसरे यौगिक भी हम ले सकते हैं।
ये लेने के बाद फिर आप एक थ्रेड से इग्निशन जो ट्यूब्स दिखा रखी है, छोटी सी ये ट्यूब दिखा रखी है, इसको इग्निशन ट्यूब्स कहते हैं, फ्लास्क के अंदर आप लटका देंगे और फ्लास्क को फिर आप कवर कर देंगे किससे, कॉर्क से, धागे से बांधकर कॉर्क से इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए। अब हमें वेट तो कर ही रखा है, एक्स और वाई दोनों सॉल्यूशंस जो लिए हैं हमने कंपाउंड्स। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो हमने एक्स सॉल्यूशन ले रखा है ट्यूब्स के अंदर, ये हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे वायु सॉल्यूशन के अंदर। और कॉर्क हमने इसलिए लगाया क्योंकि बाकी अदर सब्सटेंस इसके अंदर मिक्स ना हो, केवल ये दो ही सब्सटेंस रहे, ऑक्सीजन वगैरह इसमें ना जाए। और फिर इनकी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड में हम ये देखेंगे कि उनके वेट में क्या फ़र्क पड़ा है, क्या वेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ये बता रहा कि वेट द फ्लास्क कंटेंट केयरफुली। फिर हम दोनों का वेट दोबारा गेन करेंगे, रिएक्शन से पहले करेंगे और रिएक्शन के बाद करेंगे। बिफोर रिएक्शन कितना होता है वो वेट हम नोट कर लेते हैं, और आफ्टर रिएक्शन कितना हुआ है उस वेट को हम मेजर कर लेते हैं। दोनों बार वेट मेजर करने के बाद हमें ऐसी रिएक्शन को करवा के देखते हैं, तो लास्ट कंक्लूजन जो हमारा निकलता है लॉज ऑफ कांस्टेंट में, ये कह रहा है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसने कहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यानी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है, उस मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इट मीन्स जो मास होता है वो मास उसमें हमेशा कांस्टेंट रहता है। उस मास को हम ना तो कम कर सकते, ना ज़्यादा कर सकते, ना बना सकते, ना मिटा सकते हैं। तो मैंने इस थ्योरम के लिए जो अंडरलाइन की हैं ये वर्ड्स आपको भी अंडरलाइन करने। यहाँ पर आपका फर्स्ट लॉ जो है कहलाएगा, ये जो किसने दिया है फर्स्ट लॉ, एंटनी लेवोचियर ने, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने सबसे पहले ही अपनी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया था एटम के बारे में। तो आपको यहाँ से अंडरलाइन करके इस नियम को याद करना है। हिंदी मीडियम में भी ऐसे बोला जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व का या पदार्थ का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये आपका पहला नियम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप याद कर लेना क्योंकि पेपर में इसको कई बार पूछते हैं। तो यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल लेकर भी करना चाहें तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ इसके लिए, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस के लिए। मान लीजिए कि हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O, मॉलिक्यूल जो बना H2O। हाइड्रोजन का जो मास होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 मास रहेगा और ऑक्सीजन का 16 रहेगा। यानी ये जो मास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये आपका हर जगह किसी भी प्रकार का सोर्स हो, जो वाटर का पानी आप कहीं से भी लेते हो, तो आपके लिए इनका मास हमेशा यही रहेगा और इस मास को आप ना कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट लॉ कहलाएगा। सेकंड लॉ जो है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट का मीनिंग होता है वैल्यू चेंज नहीं होना। जो वैल्यू किसी भी चीज़ की दी हुई होती है वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो आप कहीं से भी उस चीज़ को ऑब्टेन करो या बनाओ या कुछ भी करो, लेकिन वो चेंज नहीं होता। सेकंड लॉ ऑफ, देखिए इसमें क्या बताया, हिंदी में भी इसको नियतांक का नियम कहते हैं। पहले वाले को द्रव्यमान संरक्षण नियम हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश में तो आपका दे ही रखा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देखिए क्या बताया है, पहले तो इस नियम को अंडरलाइन कर लो आप। दिस लॉज वाज स्टेटेड बाय प्रोटस एज ए केमिकल सब्सटेंस, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट बाय मास, ठीक है। ये सेकंड लॉ है आपका, यहाँ से आपको ये लर्न करना है। कोई भी जो एलिमेंट होता है किसी भी रिएक्शंस के अंदर और उसका जो मास होता है उसके अंदर,
वो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा। उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि जो उस मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और क्रिएट नहीं कर सकते पहले वाले नियम में। जो द्रव्यमान था उस द्रव्यमान को न तो हम बना सकते हैं और न ही ख़त्म कर सकते हैं। बट इस नियम में उसने बता दिया कि एलिमेंट का जो मास है उस मास को हम क्या नहीं कर सकते, कांस्टेंट रखेंगे। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी उसका जो मास होता है एलिमेंट का वो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर के हम यहाँ लेके चलेंगे। वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन जो होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन जो होती है वो 8 ग्राम, और टोटल जो H2O बना है वो आपका 9 ग्राम जो बनेगा। यानी आप कहीं से भी इसको किसी भी सोर्स से वाटर को ऑब्टेन करते हो तो आपको यही मिलेगा कि 9 ग्राम जो वाटर होता है वो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से बनता है। इस प्रकार आप ये देख सकते हो कि आपके जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं वाटर के, चाहे वो समुद्र से हो, चाहे वो सागर से हो, ट्यूबवेल से, रिवर्स, पॉन्ड्स, कहीं से भी आप ऑब्टेन करोगे। तो ये आप एग्जांपल दिखा रखा, देखिए यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस प्रकार 9 ग्राम वाटर जो है वो आपका ऑब्टेन होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये आपको मतलब करने का मतलब यही है कि जब आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जो होगी वही 9 ग्राम वाटर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसका रेशो जो होता है वो रेशो भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि कितने रेशो के अंदर ही होता है। तो रेशो अगर हम निकालेंगे, अनुपात इसका H2O हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, कट कर दो इसे, 2 बन जा 1 और 2 8 जा 16, तो 1:8, यानी वाटर का जो रेशो है वो 1:8 1:8 में रहेगा। ये क्या नियम कहलाएगा आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए, अमोनिया का लेते हैं NH3। नाइट्रोजन जो होती है उसका होता है 14 मास, इसका हो गया 3। तो इन दोनों का जो रेशो है अमोनिया बनाने का, यदि अमोनिया आपने कहीं से भी बनाई, किसी भी फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन किया है, तो वो प्रोडक्शन का जो रेशो होगा वो आपका नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 जो है इसी अनुपात में आपको मिलेगा। चाहे वो आप कहीं पर भी इसकी प्रोडक्टिविटी करो, आप कहीं भी इसका उत्पादन करो, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे दोनों चीज़। इसके बाद इन्होंने जॉन डाल्टन जो थे 1808 में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया कि एटम क्या होते हैं। तो इन्होंने एक थ्योरीज दी थी अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, फर्स्ट इन्होंने कहा था कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, उसका नाम उन्होंने एटम दिया। विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, और वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, एटम क्या होता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और इन छोटे पार्टिकल्स का नाम इन्होंने एटम दिया। और ये एटम जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सेकंड, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, उनको और अधिक ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनको क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते। ये सेकंड पॉइंट इन्होंने डाल्टन ने बताया था। थर्ड, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इज मास केमिकल रिएक्शन। इनका जो मास होता है वो एक निश्चित होता है, उस मास को हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया।
फोर्थ इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मासेस। अलग अलग एलिमेंट का मास जो होता है वो अलग अलग होता है, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक विशेषताएं होती हैं। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्म करते हैं, यौगिक बनाते हैं। जितने भी ये पदार्थ होते हैं, एटम होते हैं, वो एटम एक निश्चित अनुपात में होते हैं और इसी अनुपात में जब ये मिल जाते हैं तो यौगिक का फॉर्मेशन करते बनाते हैं यौगिक। लास्ट पॉइंट उन्होंने दिया था द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। और जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं इनके एटम्स के वो कांस्टेंट होते हैं गिवन कंपाउंड, दिए गए कंपाउंड में। ये दो लॉज तो पहले जो लेवोजिन ने थे वही कम इसके अंदर है शामिल कर दिए, बाकी 4 पॉइंट इन्होंने खुद बताए थे। तो ये थे जॉन डाल्टन, इंग्लैंड से थे, टीचर थे। 7 ईयर्स बाद जब इन्होंने टीचिंग करी थी इंग्लैंड में, ही बिगेन टू करियर टीचर एट द एज ऑफ 12। जब ये 12 साल के थे तब इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। बस इसके 7 साल बाद इन्होंने ये प्रिंसिपल बन गए थे स्कूल में, और बाद में इन्होंने मैनचेस्टर में मैथमेटिक्स टीच किया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉलेज में ये पढ़ाते थे। स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टीचिंग एंड रिसर्चिंग। ज़्यादातर समय इन्होंने अपना किस में व्यतीत किया था, टीचिंग में और रिसर्च करने में, पढ़ाने में और नई नई चीज़ें खोजने में। 1808 प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वेन टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। और 1808 में इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था और वो इन्होंने डिस्क्राइब की थी, और वो टर्निंग पॉइंट था किसी के लिए, एटम्स के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा इस चैप्टर में इतने आज के लिए काफ़ी है। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, डेफिनेशन, एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स। एटम जो होते हैं वही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके एटम है। तो ये याद रखो डेफिनेशन एटम और मॉलिक्यूल्स की। इसके बाद आपको ये 2 नियम बताए हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले। यानी पहला नियम जो था लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मास का जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है उसको न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही क्रिएट कर सकते। सेकंड वाले नियम में कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो था नियतांक का नियम है, उस नियम में आपको ये बताना था कि हमेशा ये एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया में शामिल होते हैं, चाहे उनका सोर्स कुछ भी हो, लेकिन आपको याद ये रखना है कि उनका जो एटम का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद जॉन डाल्टन की थ्योरी, इस थ्योरी के पॉइंट्स आपको याद रखना है। थैंक यू।